हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर जो हमारा भारतेंदु युग था उसके बारे में देखा। आज इस क्लास के अंदर हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग था, उसकी जो समय सीमा थी, हमारे जो भारतेंदु का जन्म था 1850 ईस्वी 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक हमारे भारतेंदु युग की समय सीमा थी। आगे जो हमारा द्विवेदी युग है वो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक है। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं जो हिंदी से संबंधित है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे डेली 5:15 बजे शाम को वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। अब देखिए, हम बात करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग था, उस द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि इसको नाम द्विवेदी युग दिया गया और उसको भारतेंदु युग दिया गया। तो देखिए, हमारा जो भारतेंदु युग था वो 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक था। 1850 में जो भारतेंदु का जन्म हुआ था, तो भारतेंदु से संबंधित जो काव्य और भारतेंदु युग के जो कवि थे उनकी रचनाओं में, और जो द्विवेदी युग के कवि थे उनकी जो रचनाओं में, उनकी जो परिस्थितियों विशेषताओं में कुछ अंतर आया। अब 1900 ईस्वी में जो हमारे सरस्वती पत्रिका है, उस सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। उस सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था उसमें जो विशेषताएं मिलती है वो हमारे को भारतेंदु युग से कुछ अलग मिलती है। तो इसका जो रीजन था द्विवेदी युग के शुरुआत का, वो 1900 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन है, इसलिए यहाँ से इसकी समय सीमा मानी गई है द्विवेदी युग। और 1920 में आकर ये खत्म होता है। 1920 में आकर हमारा द्विवेदी युग है वो खत्म होता है। अब द्विवेदी युग 1920 में खत्म होने का रीजन है कि जो 1918 है, उस 1918 में झरना नामक एक रचना प्रकाशित हुई थी जो हमारे जयशंकर प्रसाद की है। उस झरना में जो द्विवेदी युग से जो अलग है वो विशेषताएं हमारे को देखने को मिलती है, और वो जो विशेषताएं झरना में देखने को मिलती है उसमें हमारे को छायावादी जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। तो वहां से हमारा छायावादी युग है वो प्रारंभ हो जाता है, छायावाद है वो प्रारंभ हो जाता है। तो उसकी हम अगले जो छायावाद पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसकी जो प्रारंभ है वो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानने का जो कारण क्या था। दूसरी बात, इसका नाम द्विवेदी युग, जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है उसके नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया, उसी प्रकार हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उस महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे द्विवेदी युग में, इसलिए इसका नामकरण द्विवेदी युग रखा गया। आगे देखो, तो हमारे को ये समय सीमा है उसका अच्छे से पता चल गया कि द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक की जो समय सीमा है वो द्विवेदी युग में काउंट की जाती है। इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल कहा है। यानी ये जो युग है, कौन सा, द्विवेदी युग, इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। पुनर्जागरण काल है, पुनर्जागरण काल है वो किसको कहा है, भारतेंदु युग को कहा है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। और जागरण काल है वो हमारा भक्ति काल को कहा गया है। तो ये अलग अलग आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो हमारे जागरण काल भक्ति काल था, फिर पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग था, और जो जागरण सुधार काल है वो हमारा द्विवेदी युग था। यानी जो जगे हुए लोग थे उन्होंने कुछ नया सुधार किया, तो इसलिए इसका नाम जागरण सुधार काल पड़ा। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम दिया है। मोस्ट है ये लाइन, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य की नई धारा किसे नाम दिया है, वो द्विवेदी युग को दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि जो हिंदी काव्य की नई धारा, यानी जो हिंदी काव्य था उसकी एक नई धारा सामने आई। नई धारा सामने आने का मतलब था कि जो पहले की जो भाषाएं थी जिसमें साहित्य रचा जा रहा था उसमें परिवर्तन आया। जैसे हमने देखा कि जो पहले के टाइम में हमारा जो गद्य और पद्य है वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, उसके बाद में हमारे भारतेंदु युग आया, उस भारतेंदु युग में परिवर्तन आया कि उसके अंदर जो पद्य था वो पद्य तो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, परंतु हमारा गद्य था
उस गद्दे की भाषा है वो क्या हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी। गद्दे की भाषा वो क्या हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी। और हमारा जो द्विवेदी युग है, इस द्विवेदी युग में आते आते दोनों की भाषा, गद्दे और पद्य, उसकी भाषा खड़ी बोली हो गई थी। तो आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा नाम दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे आदर्शवादी प्रबंध परंपरा नाम दिया। तो ये जो विद्वानों ने अलग अलग जो नाम दिए, ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये लाइनें देखकर इसका अर्थ आपको समझ में आए या ना आए, परंतु आपको ये लाइन देखकर पूछा, जैसा सीधी लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य की नई धारा किस युग को कहा है, वहां पर नाम आएगा भारतेंदु युग है, आदर्शवाद सॉरी द्विवेदी युग है, छायावादी युग है। तो ये अलग अलग नाम आएंगे, तो आपको याद होना चाहिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो द्विवेदी युग है उसको नई धारा नाम दिया, हिंदी काव्य की नई धारा। तो ये विद्वानों ने जो अलग अलग जो परिभाषाएं दी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे हमारा, इस युग में गद्य व पद्य दोनों की भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ये लाइन मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, क्योंकि जो हमारा भारतेंदु युग था, उस भारतेंदु युग के अंदर जो गद्य और पद्य था, तो ये अच्छे से याद रखना है। एक मिनट, यहाँ पर पद्य और यहाँ पर गद्य। तो भारतेंदु युग में पद्य है उसकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, और गद्य की भाषा है वो खड़ी बोली हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी। उससे पहले ब्रज भाषा चल रही थी। तो हमारे पद्य है, उस पद्य की भाषा यानी जो कविताएं जो रचित जा रही थी, काव्य जो रचा रहा था, वो तो ब्रज भाषा में था, परंतु हमारे गद्य, कहानी, उपन्यास ये थे, ये हमारी खड़ी बोली में लिखे जाने लगे। और अब जो नया परिवर्तन आया, क्योंकि जो काव्य में जो अलग अलग नामकरण किए गए आधुनिक काल में, इस नामकरण करने के पीछे कुछ विशेषताएं रही है, कुछ परिस्थितियां रही है। तो उन परिस्थितियों में हम बात करते हैं, तो ये परिस्थिति थी कि यहाँ पर जो गद्य और पद्य दोनों की भाषाएं क्या हो गई थी, खड़ी बोली हो गई थी। देखो, इस युग में गद्य व पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई, यानी प्रयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में निम्न दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जिसे हिंदी के विकास में एक नई दिशा मिली। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी काव्य की नई धारा नाम दिया है, वो नई धारा नाम देने का मतलब क्या है कि जो 19वीं ईस्वी का जो अंतिम चरण था, लास्ट चरण था, उसके अंदर दो संस्थाओं की स्थापना हुई। पहली जो संस्था थी, ये दोनों ही संस्थाएं मोस्ट इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में थी 1893 ईस्वी, 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, काशी में हुई थी नागरी प्रचारणी सभा की। तो ये 1900 ईस्वी का अंतिम चरण था। दूसरी सरस्वती पत्रिका जो एक मासिक पत्रिका थी, जिसका जो प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी से होने लगा, और 1900 ईस्वी से जो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है, उसी से हमारे द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। आगे हमारा है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी। इसकी जो तारीख है वो तारीख भी याद कर लेना, ठीक है। 1893 तो आपको याद रखना है, ये ज्यादातर जैसे 1893 ऑप्शन में देते। बाकी नागरी प्रचारणी सभा, उसकी स्थापना काशी में हुई थी और 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। कई बार है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें हम, छोटे लेवल की नहीं है, तो इसके अंदर आपको एग्जाम में जो ये तारीख है ना वो भी दे देते हैं। तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये जो 1893 ईस्वी है ना, ये 1893 चारों ऑप्शन में मिलेगा, है बेसद 1893 1893 ऐसे सब में मिलेगा। यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी इधर 16 है ना, 16 16 सभी में मिलेगा। यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे नाम दे देंगे। यानी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो थोड़ा जो लेवल है उसका टफ है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। 16 जुलाई 1893 एग्जिट याद होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में जैसे 16 याद रह जाएगा तो भी कंफ्यूजन है, अब जुलाई याद नहीं रहे तो आप सोचोगे 16 अगस्त था, सितंबर था। दूसरी बात 1893 आपको याद रहेगा, परंतु अच्छे से याद करना 16 जुलाई 1893। आगे देख, स्थापना करने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। राम श्याम शिव, राम श्याम और शिव, इस प्रकार आप याद कर लीजिए, राम श्याम शिव। तो राम से आ जाएगा रामनारायण मिश्र, श्याम से हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और शिव से हो जाएगा शिव कुमार सिंह।
तो राम श्याम शिव तीनों इसकी स्थापना करने वाले थे, जो नागरी प्रचारणी सभा है। अध्यक्ष कौन थे इसकी? बाबू श्याम सुंदर दास। मेन स्थापना करने वालों में 3 का नाम आ रहा है और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1900 से लेकर 1908 ईस्वी तक वो अध्यक्ष रहे। श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक रहे। यानी जो श्याम बिहारी और जो सुखदेव बिहारी वो 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक इसके अध्यक्ष रहे। 1896 ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, यानी 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी नागरी प्रचारणी सभा की। कहां पर? काशी में। 1893 16 जुलाई 1893 इसकी स्थापना है और 1896 इसके 3 साल बाद में क्या परिवर्तन है? नागरी प्रचारणी पत्र काशी जो त्रैमासिक था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मासिक, त्रैमासिक, द्विमासिक, वार्षिक ये जो होते यानी ये महीने 3 महीने से एक बार निकलता त्रैमासिक पत्र था काशी से, क्योंकि जो स्थापना काशी में की गई तो ये काशी से निकलता था। तो 1896 में इन्होंने एक पत्र निकालना स्टार्ट किया जो 1896 ईस्वी में था, जिसका नाम था नागरी प्रचारणी पत्र काशी और त्रैमासिक। इसके जो संपादक थे किसके? इस पत्र के अलग अलग आपको अच्छे से याद रखना है। यानी स्थापना करने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। ठीक है। अध्यक्ष है वो शुरुआत में इसके बाबू श्याम सुंदर दास को बनाया गया जो 1900 से लेकर 1908 ईस्वी तक रहा। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र वो 1908 से 1916 ईस्वी तक रहा। अब इसके बाद में ये तो था हमारे नागरी प्रचारणी सभा से संबंधित। अब जो पत्र है उस पत्र का संपादन 1896 ईस्वी से होने लगा जो त्रैमासिक था काशी से, नागरी प्रचारणी पत्र। तो इसके जो संपादक मंडल है उस संपादक मंडल में कौन कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास था, चिंतामणि घोष थे और जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। इसके अंदर ये 3 है। ये भी मोस्ट आपसे पूछा जाता है, निम्न में से नागरी प्रचारणी सभा के संपादक में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो वहां पर बाबू श्याम सुंदर दास नाम आएगा, चिंतामणि घोष आएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर आ गया, एक नाम इनमें से दे दिया जैसे रामनारायण मिश्र, तो ये इनमें नहीं है तो अलग छांटना। अब ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से तो है, नागरी प्रचारणी सभा से तो संबंधित है, परंतु ये पत्र से संबंधित नहीं है इनके संपादक मंडल से। तो ये आपको अच्छे से अलग अलग याद करना है। इसके बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, अध्यक्ष इसके राधा कृष्ण दास थे। ये भी मोस्ट है, हिंदी जो साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। तो आगे है हमारा सरस्वती पत्रिका जो मासिक थी। तो सरस्वती पत्रिका है, इसका थोड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, इसके अलग अलग संपादक रहे अलग अलग पीरियड में, तो उनको हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि सरस्वती पत्रिका है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो सरस्वती पत्रिका वो, तो इसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक आपने जो देखा उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कमी आपको नजर आती है वो भी मेरे को आप बताइए जिसमें सुधार किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।